शैवाल में जनन। शैवालों में जनन निम्नलिखित 3 विधियों से होता है: कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहले है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। शैवालों में कायिक जनन व्यापक रूप से पाया जाता है। यह निम्नलिखित विधियों से होता है: कोशिका विभाजन, दूसरा खंडन, तीसरा हार्मोन द्वारा, चौथा अपस्थानिक शाखाओं के निर्माण से, पांचवा कंद के द्वारा और छठा मुकुलन द्वारा। तो थोड़ा देखते हैं। पहला कोशिका विभाजन अथवा विखंडन। यह जिस जनन की सरलतम विधि है तथा अनेक एक कोश की नीलहरित शैवालों तथा डेस्मिड्स में सामान्य रूप से पाया जाता है। इस प्रक्रिया में एक कोश की शैवाल समसूत्र विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिकाएं बनाते हैं। विभाजन से पूर्व कोशिका के मध्य भाग में गहरा कंस्ट्रक्शन उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे कोशिका के अंदर की ओर बढ़ता जाता है और अंत में कोशिका 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। दूसरा खंडन विधि। फिलामेंटस शैवाल जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइला, जिग्निमा आदि के तंतु छोटे छोटे खंडों में टूटकर नए शैवाल का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा हार्मोन के द्वारा। ये प्रक्रिया नीलहरित शैवालों में मुख्य रूप से पाई जाती है। प्रतिकूल परिस्थिति में शैवाल तंतु तथा ट्राइकोम छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, जिन्हें हार्मोन कहा जाता है। एक तंतु में कई कोशिकाएं हो सकती हैं। ट्राइकोम का हार्मोगोनों में खंडन हेटेरोसिस्ट अथवा सेपरेटिंग डिस्क के निर्माण से के कारण होता है। अनुकूल परिस्थिति में प्रत्येक हार्मोगोन कोशिका विभाजन से नए तंतु या ट्राइकोम का निर्माण करता है, जैसे नॉस्टॉक ऑस्सिलेटोरिया। अगला है अपस्थानिक शाखाओं के निर्माण से। शैवाल के कुछ बड़े संरचना वाले शैवालों में अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण होता है, जो मुख्य पादप से अलग होकर के नए पादप का निर्माण कर लेती है, जैसे फ्यूकस, डिक्टियोटा, कारा। अगला है कंद के द्वारा। कारा के मूलाभास में स्टार्च व अन्य भोज्य पदार्थों के संचय से कंद के समान संरचनाएं बनती हैं। यह पौधे से पृथक होकर नए पौधे का निर्माण करती है। इस प्रकार की संरचनाएं क्लेडोफोरा में पाई जाती हैं। अंतिम बडिंग के द्वारा। प्रोटोसाइफन आदि कुछ शैवालों में कायिक प्रवर्धन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें पुटिका के प्रचुरोद्भवन प्रोलिफरेशन से बड़ का निर्माण होता है। दूसरा जनन है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शैवालों में अलैंगिक जनन विविध प्रकार के गतिशील अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है, जो निम्न है: पहला जूस्पोर, दूसरा एप्लेनोस्पोर, तीसरा हिप्नोस्पोर, चौथा टेट्रोस्पोर, पांचवा ऑटोस्पोर और छठा है पाल्मेला अवस्था। तो देखते हैं पहले जूस्पोर या अलैंगिक चल बीजाणु। ये गतिशील, नग्न, कशाभिका तथा क्रोमेटोफोर युक्त होता है। चल बीजाणुओं का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को चल बीजाणुधानी कहते हैं। इसका निर्माण प्रायः रात्रि में होता है तथा प्रातःकाल में मात्र कोशिका की भित्ति फटने से मुक्त हो जाते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात चल बीजाणु अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण कर देते हैं। चल बीजाणु हैप्लॉइड अथवा डिप्लॉइड होते हैं। दूसरा अचल बीजाणु। ये गतिशील नहीं होते, जबकि प्रथम चल बीजाणु गतिशील थे, ये गतिशील नहीं होते। उदाहरण के लिए यूलोथ्रिक्स, माइक्रोस्पोरा। तीसरा सुप्त बीजाणु, हिप्नोस्पोर, पेडियस्ट्रम स्फेरियला। शैवाल की अचल बीजाणु पानी की कमी के कारण चारों ओर मोटी भित्ति बना लेते हैं, तो यहाँ पानी की कमी होने से बनते हैं। इस प्रकार के अचल बीजाणु सुप्त बीजाणु कहलाते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणु अंकुरित होकर सीधे नए पौधे का निर्माण करते हैं। चौथा चतुष्की बीजाणु, टेट्रास्पोर। बैट्रिकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनी आदि में द्विगुणित पौधों में अचल बीजाणु बनते हैं। इन्हें टेट्रास्पोर कहते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होते हैं तथा नया अगुणित पादप बनता है।
अगला जनकाभ बीजाणु ऑटोस्पोर। स्कैंडेस्मस और क्लोरोकोकेलिस गण के कुछ सदस्यों में सुप्त बीजाणु में बीजाणुधानी से मुक्त होने से पूर्व ही मात्र कोशिका में पाए जाने वाली सभी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। ये बीजाणु आकार में मात्र कोशिका से कुछ छोटे होते हैं। इन्हें जनकाभ बीजाणु कहते हैं। अंतिम श्लेष्मावस्था पाल्मिला स्टेज। जब गड्ढों अथवा तालाबों में पानी सूखने लगता है तब अनेक शैवाल जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लैमाइडोमोनास, एनाबीना आदि में कोशिका विभाजन करने लगती हैं। ये संतति कोशिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं होती। इनकी कोशिका भित्ति एक श्लेष्मी पदार्थ बनाती है जिसमें सभी संतति कोशिकाएं डूबी रहती हैं तथा एक कॉलोनी के समान संरचनाएं बनाती हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये कोशिकाएं श्लेष पदार्थों के बाहर निकलकर चल अथवा अचल बीजाणु के रूप में कार्य करती हैं। अब तीसरा प्रमुख जनन है लैंगिक जनन, जो शैवाल में पाया जाता है। ये सबसे प्रमुख क्रिया है। देखते हैं। साइनोफासी वर्ग को छोड़कर शैवाल के शेष वर्गों में लैंगिक जनन पाया जाता है। विभिन्न वर्गों में जननांगों की संरचना व शरीर क्रियात्मक विशेषताओं तथा उनकी जटिलताओं के आधार पर शैवाल में निम्नलिखित प्रकार का लैंगिक जनन पाया जा सकता है। इसमें प्रमुख है पहला ऑटोगेमी, दूसरा होलोगेमी, तीसरा आइसोगेमी, चौथा फिजियोलॉजिकल एनआइसोगेमी, पांचवा एनआइसोगेमी और छठा ऊगेमी। तो देखते हैं पहले ऑटोगेमी। इसमें एक ही पौधे अथवा एक ही कोशिका से दो केंद्रक आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉयड केंद्रक बनाते हैं। इसमें केवल कैरियोगेमी होता है। इस क्रिया में बाह्य जीनों का समायोजन नहीं हो पाता, अतः इस प्रक्रिया से उत्पन्न पौधों में लक्षण नए नहीं आ पाते हैं, जैसे डायटम्स। दूसरा होलोगेमी। अनेक यूनिसेलुलर शैवाल में जैसे क्लैमाइडोमोनास, ड्यूनेलिला कुछ समय तक कायिक अवस्था व्यवस्थित करने के पश्चात युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा समयुग्मन आइसोगेमी। यूलोथ्रिक्स, क्लैमाइडोमोनास आदि शैवालों में युग्मक मॉर्फोलॉजिकल रूप से समान होते हैं। ये प्राय गतिशील व कशाभिक होते हैं तथा उनमें दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इन युग्मकों को आकारिकी के आधार पर नर व स्त्री युग्मकों में विभेद नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के युग्मक समयुग्मक तथा जनन समयुग्मकी कहलाता है। अगला फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। एक्टोकार्पस, स्पाइरोगारा, जिग्निमा आदि कुछ शैवालों में युग्मक आकार व अमाप में समान होते परंतु शरीर क्रियाओं में बिल्कुल भिन्न होते हैं। इन युग्मकों को प्लस व माइनस चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। यही आपस में एक दूसरे से संलयित हो सकते हैं। पांचवा असंयुग्मन एनाइसोगेमी। इस प्रकार के जनन में संलयित होने वाले युग्मक शरीर क्रियात्मक तथा आकारिकी दोनों लक्षणों में भिन्न होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं असंयुग्मक तथा फ्यूज होकर एनाइसोगेमी कहलाता है। इसमें नर तथा लघु छोटे होते हैं जबकि स्त्री गुरु अथवा अपेक्षाकृत बड़े निष्क्रिय होते हैं। अंतिम है विषम युग्मकता। यह लैंगिक जनन की सबसे प्रगत विधि है। इसमें अचल स्त्री युग्मक, जिसे अंड कहते हैं, अंडधानी के अंदर स्थित होता है। अंड का गतिशील नर युग्मक तथा पुंमणु एंथेरोजोइड द्वारा अंडधानी में प्रवेश करता है एवं द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है। तो ये कुछ प्रकार थे जनन के जो शैवाल में सामान्यतः हम देखते हैं। धन्यवाद।